हाय, आप सबने एक सेइंग जरूर सुनी होगी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और ये प्रोवर्ब, ये सेइंग हम जैसे जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए और ज्यादा ट्रू हो जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं नबार्ड की या किसी भी और गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारे लिए एक सेफ सिचुएशन, एक सेफ सिनेरियो ये होता है कि हम एक बैकअप ऑप्शन लेके चलें। एक ऐसा बैकअप ऑप्शन जहां पर हम एक ही एग्जाम की तैयारी से दो चार और एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकें। तो अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और अगर आप नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईबीपीएस एएफओ आपके लिए एक बहुत अच्छा टारगेट ऑप्शन हो सकता है, एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। पर अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम, नबार्ड तो अपने आप में ही इतना बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है जनाब। हाँ जनाब, मैं मानती हूँ कि ये जंगल बहुत बड़ा है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा आपको लग सकता है, दो एग्जाम्स को एक साथ टारगेट करना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे, तो ये बड़ा जंगल भी क्रॉस हो जाएगा, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको इस वक्त बहुत सी चीजों की जरूरत होगी। कट ऑफ की, पैटर्न की, क्या किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड है इस गाइड बुक का, आप वहां से इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ और नबार्ड की। तो सबसे पहले इनका पैटर्न देख लेते हैं कि क्या इनका पैटर्न है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि किन किन कंपोनेंट्स को तो हम साथ में तैयारी कर सकते हैं और किन कंपोनेंट्स के लिए हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा या अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोनों ही एग्जाम्स के अंदर फेज वन होता है। ठीक है, नबार्ड का जो फेज वन होता है तो पेपर ये 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अंदर जो मेरिट बनती है वो बनती है आउट ऑफ 100 मार्क्स। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका होता है नॉन मेरिट सेक्शन। उस नॉन मेरिट सेक्शन में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। और इन 5 सब्जेक्ट्स की आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और उसके बाद में आपके जो और 100 मार्क्स होते हैं जिनकी हमारी ये कट ऑफ डिसाइड होती है, उसके अंदर आता है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन तीन जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे हमारी ये फेज वन की कट ऑफ डिसाइड होती है, ये हमारे मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एएफओ की फेज वन की, तो यहाँ पर आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, 40 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल पेपर हमारा बनता है 120 मार्क्स का। तो ये तो हो गया हमारे दोनों ही एग्जाम्स का फेज वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फेज की। तो दोनों ही एग्जाम्स के अंदर हमारे पास फेज टू भी होता है। फेज टू यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो नबार्ड का फेज टू होता है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स भी। यहाँ पर दो पेपर होंगे, 200 मार्क्स का होगा। दो पेपर होंगे, एक होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स का और दूसरा होगा हमारा ईएसआई और एआरडी का। ठीक है, जो हमने फेज वन में ईएसआई एआरडी पढ़ी थी वही ईएसआई एआरडी अब हमें फेज टू में भी पढ़नी है। सिलेबस सेम रहता है, बस यहाँ पर 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव ईएसआई एआरडी पूछी जाती है और 50 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको आंसर टाइप करने पड़ेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और फेज टू अगर मैं एएफओ की बात करूं, तो यहाँ पर हमारा आता है पेपर केवल एआरडी का। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर आपकी एआरडी की चेक करी जाती है। और उसके बाद में आता है हमारा फेज थ्री इंटरव्यू। ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर हमारा फेज थ्री होता है और वो फेज थ्री इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने पैटर्न की। अब हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट सिमिलर हैं और वो कितने ज्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, तो सबसे पहले आते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे नबार्ड में भी सेम है और ये हमारे एएफओ में भी सेम है। पर यहाँ पर एक कैच वाली बात होती है, वो ये है कि नबार्ड में जब आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको केवल उसी लेवल की क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रिपेयर करनी है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। उससे ज्यादा आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं करनी। तो अगर आप स्लाइटली वीक भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन एएफओ के केस में ऐसा नहीं है। एएफओ के अंदर ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये तीनों ही मिलके हमारी केवल फेज वन की कट ऑफ बनाते हैं। तो वहां पर आपको इनको थोड़ा अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना होता है। अब मेरे लेवल पे इसकी स्ट्रैटेजी ये होगी, या मेरी जो सजेशन होगी वो ये होगी कि जब आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप नबार्ड लेवल पे मत पढ़ो, आप इसको एएफओ के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एएफओ लेवल पे प्रिपेयर्ड है, ठीक है,
तो आपको नबार्ड के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नबार्ड का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ हंसते हंसते क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ ही रहे हो तो आप उसको नबार्ड नहीं एएफओ लेवल से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला कॉमन एलिमेंट आता है वो आता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, ये हमारा सबसे कॉमन एलिमेंट है। अब यहाँ पर हमारे बहुत से जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया या एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स का पार्ट हो गया, सॉइल साइंस हो गया, तो बहुत से टॉपिक्स हमारे यहाँ सेम हैं। लेकिन कुछ एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हैं जो कोर एग्रीकल्चर है, जैसे एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, डिजीजेस के बारे में हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एएफओ में पूछी जाती है, नबार्ड में इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं आता। लेकिन 2024 में जो हमने एक पैटर्न में भी चेंज देखा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एएफओ लेवल के थे, नबार्ड के पेपर में भी एएफओ लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपके एएफओ और नबार्ड में कॉमन है, ठीक है, वो तो आपने एएफओ लेवल के ही प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने एएफओ लेवल के प्रिपेयर कर लिए, आपका नबार्ड लेवल आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स भी होंगे, जैसे रूरल डेवलपमेंट है, तो वो नबार्ड में है लेकिन उतना ज्यादा हमारा एएफओ में नहीं पूछा जाता, तो वो आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट ओवरऑल हमारा जो एआरडी का सिलेबस है वो दोनों ही एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेवल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट इट इज ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो दोनों एग्जाम्स में डिफरेंट हैं, ठीक है, जिनको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ये मेजरली हमारे नबार्ड से ही रिलेटेड है। एएफओ का तो हमारा यहाँ सारा ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुका है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं वो है कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग। अगेन ये नबार्ड के अंदर नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 10 मार्क्स 1.5 से ऊपर अभी तक तो नहीं गई है। 2021 से लेकर के 24 की कट ऑफ अभी आई नहीं है, पर 23 तक भी अगर मैं देखूं तो ये कट ऑफ 1.5 से ऊपर तो नहीं गई है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज की भी, तो आउट ऑफ 25 to 6 मार्क्स से ऊपर इसकी कट ऑफ नहीं गई है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की या बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली इन टॉपिक्स को कुछ प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। बट स्टिल अगेन आप इनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में कहाँ इनको रख सकते हो, इसकी बात भी हम आगे एक स्टडी प्लान में करेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स, ये एक बहुत एक्सक्लूसिव लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नबार्ड के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ईएसआई। अब इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के साथ ना एक चीज ये है कि ईएसआई कंपोनेंट देख के हमें लगता है कि ओके ईएसआई हमें कंप्लीटली प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे नबार्ड के लिए भी। बट ईएसआई के साथ सीन ये है कि ईएसआई में करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू योर स्टैटिक पार्ट, ठीक है। मतलब अगर आप फेज 1 की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस जो ईएसआई के पूछे जाते हैं, उन 40 क्वेश्चंस में से अराउंड 36-37 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स से होते हैं, सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं जो ईएसआई से होते हैं, ठीक है। तो अगेन ईएसआई कोई एक बहुत मेजर हर्डल नहीं होगा आपके लिए अगर आप नबार्ड और एएफओ दोनों को प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद जो एक और एलिमेंट आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट एक्सक्लूसिव टू नबार्ड, इट इज द डिस्क्रिप्टिव पेपर। नबार्ड का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा फेज 2 के अंदर, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हालांकि आपको कुछ बहुत अलग से पढ़ना नहीं है, पढ़नी आपने वही चीजें जो आपने फेज 1 के लिए भी पढ़ी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्डर मटेरियल आपको यहाँ पर गैदर करना होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम रहने वाली हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसके अंदर जो चीज आपको अलग से करनी होगी वो होगी टाइपिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि इंपॉर्टेंट भी है बट एक्सक्लूसिव टू नबार्ड है, केवल नबार्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए हमारे कि कौन से एलिमेंट्स सेम है और कौन से एलिमेंट्स डिफरेंट है। अब बात आती है कि हम एक ऐसा स्टडी प्लान बना लें या हम एक ऐसी ब्रॉड स्ट्रेटजी बना लें जहां पर हम इन सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें, सारे एलिमेंट्स को फिट कर सकें, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक सिंगल प्रिपरेशन से, एक सिंगल स्ट्रेटजी से हमारे दोनों एग्जाम्स टारगेट हो सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक स्टडी प्लान की। सो हेयर इज द रफ आइडिया। अगर मैं बात करूं नबार्ड के पेपर की, तो जनरली हमारा जो पेपर होता है वो जुलाई अगस्त में उसकी नोटिफिकेशन आती है और सितंबर में हमारा पेपर होता है, ठीक है। यही एक ट्रेंड है जो हमने देखा है बहुत सालों से, ठीक है। तो अगर इस बेसिस पे बात करी जाए तो लगभग आपके पास फरवरी टू अगस्त का टाइम है नबार्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, देखिए, अगर आप दिन में 6 आवर्स भी दे पा रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है, इफ यू आर एबल टू टेक आउट 6 आवर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, देन डिवाइड दो 6 आवर्स इनटू 2 स्लॉट्स ऑफ 3 आवर्स ईच। 3-3 घंटे के आप 2 स्लॉट्स रख लीजिए, 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, 3 आवर्स इन द आफ्टरनून, ठीक है। अब
जो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी में अब लगभग एक ही हफ्ता रह गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 मंथ्स है, इनमें आप अपना ARD कवर अप कीजिए, ठीक है। ARD फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर फेज 1 एंड फ्रॉम द फेज 2 पर्सपेक्टिव फॉर द NABARD ऑल्सो एंड फॉर द IBPS AFO ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्स के पर्पज से आपको ये प्रिपेयर करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, काफी लॉन्ग है, डेडिकेटेड है, पूरा अच्छे से उसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो पूरा पॉइंट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने लगा करके, सॉरी 2 महीने के लगभग ही टाइम है, ठीक है। तो ये 2-2.5 महीने लगा करके आप अपना ARD पूरा अच्छे से कवर अप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इन द सेम टाइम आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो है ये प्रिपेयर करना है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये आपको AFO लेवल पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन आपने बिल्कुल भी NABARD स्टैंडर्ड से नहीं करनी है, ये AFO लेवल पे आपको अपना क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रिपेयर करना है। जो मई मंथ है, मई मंथ में आप अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो, जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, जो फॉर्डर मटेरियल में कमियां रह गई हैं उसे आप कवर अप कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द मंथ ऑफ मई ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आइडियली जो हमारा NABARD में करंट अफेयर्स पूछा जाता है इट इज 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। और जो एग्जाम के नियरेस्ट 3 मंथ्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हेयर यू आर ऑलरेडी कवरिंग करंट अफेयर्स ऑफ 4 मंथ्स, तो आपको जो मई मंथ है उसमें आपको अप्रैल या मार्च का करंट अफेयर्स थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, थोड़े से आवर्स और पुट इन करने पड़ेंगे, अदरवाइज दिस इज हाउ यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मई ऑनवर्ड्स, ठीक है। इन 4 मंथ्स में आप अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए फ्रॉम द मंथ ऑफ जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब जून में आप एक काम कर सकते हैं, ऑल्दो मैंने ये प्रैक्टिस, QRE एंड रिविजन यहाँ लिखा है, इस टाइम पीरियड में आप अपना कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग और ESI, अगेन ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है जिनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है एग्जाम के अंदर, एंड अगेन इफ यू आर टारगेटिंग 2 एग्जाम्स टुगेदर देन यू हैव टू गो थ्रू अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप इस जून के मंथ में ना अपना कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग और ESI, इन तीनों चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स डेडिकेट दिस 3 hours टू ओनली प्रैक्टिसिंग QRE एंड योर रिविजन पार्ट, ठीक है। आप ARD का रिविजन कीजिए, आप अपने करंट अफेयर्स का रिविजन कीजिए, आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का रिविजन कीजिए। सैटरडेज और संडेज जब आप फ्री होते हो तो आप अपना मॉक टेस्ट देके अपना एनालिसिस कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दोनों एग्जाम्स को एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इन दोनों एग्जाम्स को कैसे टारगेट करना है ये आपको समझ आ गया होगा। तो जो जंगल स्टार्टिंग में बहुत बड़ा लग रहा था, जंगल अभी भी बड़ा है, सिलेबस अभी भी ज्यादा है, चीजें अभी भी मुश्किल होंगी, बट एटलीस्ट अब आपको अप्रोचेबल लग रहा होगा। अब उस बड़े से जंगल को क्रॉस कैसे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड स्टूडेंट्स इफ यू नीड एनी हेल्प देन you can always visit our website, and on our website if you go and if you check for the NABARD, we currently have 2 courses here. We have a gold course which targets both the phase 1, phase 2 and the interview preparation, whereas if I talk about silver course then it targets the phase 2 and the interview preparation. So I request you that if you want any help and if you want to seek guidance from the EduTap with regards to your NABARD preparation, then please do visit our website and check out these courses. On this note, I'm ending this video here. Thank you so much for watching and all the very best for your preparation. Thank you so much.